अपन ने कल की क्लास में की थी। फिर अपन ने देखा था कि एक रोटेटिंग रॉड जो है, देखी थी क्लास में, रोटेटिंग रॉड जो होती है उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं आगे जाके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं उसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई हमसे डेफिनेशन पूछ ले तो हम उसका आंसर क्या होगा? पूजा, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऐसे ही आता है एग्जामिनेशन के अंदर, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपसे ऐसे ही पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या आंसर होगा? ऑनलाइन कोई बता सके तो? जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, ताकि उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, उनको क्या कहा जाता है, हार्मोनिक। और उन हार्मोनिक मोशन जो सबसे सिंपलेस्ट हो उसको क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रोटेटिंग रॉड, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, रोटेटिंग रॉड से रिप्रेजेंट किया गया है। इस रोटेटिंग रॉड को आज से हम एक नए नाम से जानेंगे, जो कि क्या है, फेजर। क्या है? फेजर। जब भी रोटेटिंग रॉड की बात आएगी इस चैप्टर के अंदर, दैट मींस दैट इज द फेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, चाहे वो करंट हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे कुछ। क्लियर हो रही है बात? अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहता है, रजिस्टर कैसे बिहेव करता है अगर मैं उसे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दूं तो। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रजिस्टर लगा रखा है मैंने, आर रेजिस्टेंस, एक ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। क्यों मैं VM ले रहा हूं? बिकॉज एनसीईआरटी में ये यूज किया रहा है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में V0 भी यूज किया जाता है, हम क्या यूज कर रहे हैं, VM। व्हाट इज दिस VM? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ potential difference. It is known as VM. What is omega? Angular frequency. क्या फॉर्मूला होता है इसका? ओमेगा इज इक्वल टू F. And what is this F? Frequency. सही है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कोई नहीं बोलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन ए यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशंस हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? तो 2 पाई एफ से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? 2 पाई एफ। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। व्हाट इज दिस टी? व्हाट इज दिस टी? टाइम। क्या है ये? टाइम। ओमेगा टी इज द एंगल ऑफ फेजर। कल बताया था कि टी टाइम में रॉड जो है वो थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगी, तो ये थीटा एंगल की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा टी। बताया था कल। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी। अब अगर मुझे इस सर्किट के अंदर करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला मुझे पता है। कौन सा फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू क्या? एक ही फॉर्मूला आता है करंट निकालने के लिए, कबीर। V अपॉन R, बिल्कुल सही है। I इज इक्वल टू V अपॉन R। व्हाट इज दिस V? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस R? रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस उठा के यहां रख दो, VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये R से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? R से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है इसके आगे। VM बाय R को मैं एक नई चीज लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। VM क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लिखना मत, देखना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं? वेरिएबल क्वांटिटी क्या है सर? वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? साइन ओमेगा टी। VM बाय R को मैं एक नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं विच इज नोन एज IM, और आगे क्या लिख रहा हूं? साइन ओमेगा टी। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू AC सोर्स। समझ में आई बात? करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आया? I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी।
मजे की बात ये है कि जिस तरीके से मेरे को पोटेंशियल एक वेव इक्वेशन दिखती थी, उसी तरीके से करंट भी मुझे क्या दिख रही है, वेव इक्वेशन। इसका मतलब जैसे जैसे, और साइन वेव भी दिख रही है, ध्यान से देखो, ये भी साइन वेव है और ये भी क्या है, साइन वेव। एज इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी सर्किट में बढ़े। जैसे पोटेंशियल जीरो हो गया तो करंट भी जीरो हो गया। जो फॉलो कर रहा है ग्राफ किसको, पोटेंशियल को, वही सेम ग्राफ कौन फॉलो कर रहा है, करंट फॉलो कर रहा है, एग्जैक्ट सेम। अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो यहां से ध्यान से देखना, दिशांत ध्यान से देखना, ये ग्राफ गया पहले, फिर 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 वापस ऊपर, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे। ये ग्राफ अगर मैंने पोटेंशियल का बनाया है, इसकी पीक वैल्यू कितनी है और नेगेटिव में पीक वैल्यू कितनी होगी, ये चीज तो सबको क्लियर होती है, ठीक है, क्योंकि हमने कल बात कर ली वीएम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, व्हाट इज दिस, आईएम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब करंट का ग्राफ देखो तो वो भी कैसा बनता है, साइनोसॉइडल, साइन जैसा ही दिखता है। तो करंट का अगर ग्राफ बनाने लगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इस ग्राफ को मैंने ऐसा क्यों बनाया, ध्यान से देखिए, मैंने करंट का जो पीक है वो पोटेंशियल की पीक से कम लिया है, करंट का जो पीक है वो पोटेंशियल की पीक से क्या लिया है, क्यों, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल को किससे डिवाइड किया, फिर जाके क्या मिला, करंट। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू थोड़ी सी मैग्नीट्यूड में कम होगी, मैग्नीट्यूड में क्या होगी, इसीलिए मैंने करंट के ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे नीचे बनाया। लेकिन दोनों को एक साथ बनाने का रीजन क्या है, दोनों को एक साथ बनाने का रीजन ये है कि भाई ये भी साइनोसॉइडल कर्व को फॉलो कर रहा है, ये भी साइनोसॉइडल कर्व को फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम हो जाते हैं, दोनों सेम टाइम पे जीरो हो जाते हैं, फिर दोनों सेम टाइम पे मिनिमम हो जाते हैं, दोनों सेम टाइम पे वापस जीरो हो जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों चल एक साथ रहे हैं। अब 11th क्लास की वेव्स चैप्टर कितने बच्चों को याद है, 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था वेव्स, वो कितने बच्चों को याद है, थोड़ा सा। वहां पर किसी ने एक शब्द का नाम सुना होगा, नाम ही सुना होगा, हो सकता है कुछ ने तो नहीं भी सुना हो, जो कि है इंटरफेरेंस। अभी सुना है, तो जबरदस्ती, यस सर, सुना है कभी, क्या होता है इंटरफेरेंस, ऑनलाइन बताओ कोई मुझे, ऑनलाइन वालों पे भरोसा है, आंसर आएगा मुझे, 100% ऑनलाइन आंसर आएगा, ऑनलाइन वाले भी वैसे ही हैं क्या, अरे बताओ भाई, दिव्य, उत्कर्ष, आज मयंक है ही नहीं, सर जब दो वेव्स मिल जाएं आपस में। क्या कह रहा है, जोर से जोर से, देखो मैं बताता हूँ, विश्वेंद्र, और विश्वेंद्र बता, अनम्यूट करो, बताओ। सर जब दो वेव्स मिलके एक रिजल्टेंट वेव बनाए। बिल्कुल सही, परफेक्ट, क्या बात, जब दो वेव्स एक जगह पे आके इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे के पाथ में आके एक दूसरे से क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो उनका एक रिजल्टेंट आएगा, उनको क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस। इस पूरे के पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। इधर 12th क्लास में एक चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स, क्या आता है, पूरा पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट है ना, वापस रिपीट होएगा, तो जब होगा तो करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, वहां पर एक शब्द आता था जिसको कहते थे फेज डिफरेंस, किसी को याद है, फाई से डिनोट किया जाता था, ठीक है। ये फेज डिफरेंस हमें किस चीज को दर्शाता है, किसके अंदर चेंज आ रहा है, वेव में। मान लो दो वेव्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना, एक वेव बनाई मैंने ऐसे, और एक वेव बना रहा हूं मैं ऐसे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कैसे पता चला,
क्योंकि अगर मैं ये दूसरा वाला जो ग्राफ है इसको यहां से शुरू कर दूं तो पहला वाला ग्राफ मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5/2 का डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखो दोनों ग्राफ को एक साथ बनाया मैंने, फेज डिफरेंस कितने का है, क्यों भाई शुरुआत भी यहीं से हुई, मैक्सिमम भी दोनों एक साथ जा रहे हैं, मिनिमम भी दोनों एक साथ जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो आप ध्यान से एक चीज देख लीजिए, दोनों को साथ बनाने का रीजन यही है ताकि क्या पता लगाया जा सके, फेज डिफरेंस। और एक रजिस्टिव सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि फेज डिफरेंस फॉर ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट कनेक्टेड टू एसी पावर सोर्स विल बी ऑलवेज 0। कौन से सर्किट में, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। अब अगर इसमें इन्होंने साथ में कैपेसिटर लगा दिया ना तो बात अलग हो जाएगी, इसमें इन्होंने साथ में इंडक्टर अगर लगा दिया तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे सर्किट की बात कर रहा हूं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जिसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो फेज डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? चेप लो यहां तक सभी लोग। फॉर्मूले कितने, पागल है क्या, पागल वागल है क्या? मैं भी तो पूछ रहा हूँ, पागल है क्या? फॉर्मूले तो सारे यूज होंगे, तो पढ़ क्यों रहे हैं? बायोलॉजी में पढ़ेगा तू, यहाँ पर पढ़ के अप्लाई बायोलॉजी में जेनेटिक्स में कर दे, या बॉटनी जूलॉजी जिसमें मन हो लगा दियो। मजे की बात है, बायोलॉजी में होता है हाफ लाइफ वगैरह के फॉर्मूले यूज होते हैं। किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है ढंग से? मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी के अंदर कार्बन डेटिंग वगैरह ये सब टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हाफ लाइफ वगैरह फॉर्मूले यूज होते हैं, जो कि न्यूक्लियस चैप्टर में आएंगे। बायोलॉजी में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, क्योंकि कुछ एक नीट के क्वेश्चंस होते हैं जो बायो सेक्शंस के होते हैं, लेकिन सॉल्व न्यूक्लियस चैप्टर के फंडे से हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ जितने भी टॉपिक हैं, सबके टॉपिक्स जितने भी फॉर्मूले हैं वो कहीं भी यूज हो सकते, तो इस फॉर्मूले तो सारे याद करने ही, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि ऐसा कोई कौन सा फॉर्मूला याद करना है कौन सा नहीं करना है, सब याद करना। डेरिवेशंस नहीं याद करना इस साल, डेरिवेशंस को याद नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले याद करना और न्यूमेरिकल्स करना। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये नहीं करना है कि बिल्कुल फॉर्मूला कौन सा पढ़े सर, यही पढ़े क्या नहीं पढ़े, नहीं सारे पढ़ने, कोई छोड़ना नहीं है। सही है? चलिए अब देखो एक बार ध्यान से, पायल ध्यान से देखना, अभी जो मैंने बताया समझ में आया क्या? फेज डिफरेंस क्या होता है फिर बताना एक बार पायल। दो वेव्स बनाई थी, यहाँ पर दो वेव्स बना रहा हूं, इन दो वेव्स के बीच में जो एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है उसी को क्या कहेंगे, फेज। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, इनके बीच में क्या दिख रहा है, तो इनके बीच में एंगुलर फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इसलिए मैंने 0 लिखा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं निकालूंगा यहाँ पर पावर डिसिपेशन। ध्यान से सुनो, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू करंट। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू करंट। 17 पोटेंशियल इनटू करंट, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, तो Vm sin ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू कितनी थी, ये अभी निकालिए थोड़ी देर पहले, क्या है, Im sin ओमेगा टी। मैं Vm और Im जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं अलग लिख रहा हूं, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी अलग लिख रहा हूं। बोलो गलत किया है क्या, यस और नो? गलत तो नहीं किया ना? ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं अब बदलूंगा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2
कभी पढ़ा है ये फॉर्मूला? यहां से साइन थीटा का अगर मैं वैल्यू निकाल लूं साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये निकलेगी 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। यस और नो? ठीक है, अब मैं इसको उठा के यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? लिखूंगा पावर इज इक्वल टू वीएम इंटू आई एम, ब्रैकेट में लिखूंगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? बताओ कुछ गलत किया क्या? नहीं किया ना? ये पावर का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया मेरे पास? आ गया यहाँ पर पावर का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर मेरा डेरिवेशन खत्म नहीं होता है, यहाँ पर मेरा डेरिवेशन खत्म नहीं होता। अब मेरा असली डेरिवेशन शुरू होता है। ध्यान से सुनना पूजा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी, वही शक्ल पे लिखना। अब ध्यान से देखना, cos थीटा का ग्राफ बताओ कॉपी में बना के। देखिए जरा कौन बता सकता है cos थीटा ग्राफ? मैं देखना चाहता हूं। cos थीटा ग्राफ बनाइए, सभी लोग cos थीटा ग्राफ बनाइए। कॉपी है? कहाँ है? अभी मैंने बोला था इसको चेप लो, फिर कहाँ चेपा? बुक में ही उतार डाला। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दिखाना आयुष। छोटा क्यों होता जा रहा है? ध्यान से देखिए, cos थीटा का ग्राफ होता है, cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 45 की √3/2। cos 60 की 1। cos 90 इंफिनिटी नहीं होता। एक भी आंसर सही नहीं था, जीरो तो ऐसे ही सुन लिया मतलब सबसे। cos जीरो की वैल्यू होती है 1, cos 90 इज 0, cos 180 is -1, then cos 270 is 0, then cos 360 is again 1। ये मेरे पास cos का ग्राफ निकल के आता है। 12th क्लास में आ गए हो? मैं सामने 10th क्लास के बच्चे बुला के बुला दूंगा, वो cos का ग्राफ बता देगा कैसा होता है। ये है मेरे पास cos का ग्राफ। मुझे एक कंप्लीट, ध्यान से सुनना, अब जो बात बताने जा रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मुझे एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज निकालना है cos थीटा का, कितना निकल के आएगा? एवरेज निकालना है कंप्लीट साइकिल पे। कंप्लीट साइकिल कब होती है? 0 से 2 पाई के बीच में कंप्लीट साइकिल हो जाती है, इसके बाद ये रिपीट करेगा खुद को। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में cos थीटा का अगर एवरेज निकालूं कितनी वैल्यू आएगी? कॉमन सेंस से सोच के बताओ। पाई नहीं, 0 हो जाएगी। कौन कह रहा है? बिल्कुल। क्यों 0 हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है, ऊपर प्लस पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और जितनी ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी नीचे। अगर आप सभी को ऐड कर दोगे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? एवरेज कैसे निकाला जाता है? सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो सभी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो रहा है? 0। सो वी कैन राइट डाउन दैट cos थीटा का जो एवरेज है फॉर ए कंप्लीट साइकिल कितना निकल के आता है? फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? अब अगर मैं एवरेज पावर डिसिपेशन निकालूं फॉर ए कंप्लीट साइकिल, सो मैं लिख रहा हूं एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल। ध्यान से समझना, लिखना मत। एवरेज पावर फॉर ए कंप्लीट साइकिल की अगर बात करूं तो देखिए मैं यहां पर लिख सकता हूं Vm इंटू आई एम बाय 2, ब्रैकेट में 1, ये भी कांस्टेंट, Vm कांस्टेंट, Im कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है? सिर्फ cos 2 थीटा। सो मैं लिख सकता हूं माइनस एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा टी।
और cos थीटा का एवरेज कंप्लीट साइकिल पे कितना होता है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो मेरे पास एवरेज पावर डिसिपेशन कितना आ गया, Vm into Im by 2, and this is known as the average power dissipation of a purely resistive circuit। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये सिर्फ डायरेक्ट करंट से जुड़ा हुआ होता, ये रजिस्टर जो यहाँ पर लगा रखा है ये डायरेक्ट करंट से जुड़ा होता, तो फॉर्मूला क्या लगता, VI। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में यही फॉर्मूला क्या बन गया, VI/2। कम पावर किसमें डिसिपेट हो रही है, AC में। कम पावर किसमें डिसिपेट हो रही है, तो कौन सा करंट बेटर हो गया, AC की DC, AC। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता था, एक्सप्लेन व्हाई AC इज बेटर देन DC, तो हम ये डेरिवेशन करके समझा देते थे। हमने ये डेरिवेशन किया, बताया यहाँ पर पावर क्या आ गई, DC की जस्ट आधी आ गई, इसका मतलब AC करंट क्या होगा, बेटर होगा। क्यों, क्योंकि उसमें पावर लॉस क्या है, कम है, सीधी सी बात। इसीलिए ट्रांसमिशन किसके अंदर होता है, AC में होता है। यूज हम क्या करते हैं घरों में, DC करते हैं। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर नाम का डिवाइस लगा। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। ऑनलाइन बताओ सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस। ये रीजन है, ये रीजन है हमारे पास। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। कैसे चलेगा, तुम्हें याद क्यों नहीं है कोई चीज, कैसे चलेगा, अब समय है कॉस थीटा को याद करने का। समझ में आया देखो लास्ट, निकोला टेस्ला, श्योर, हो सकता है, हो सकता है, चेक करेंगे, चेक करेंगे। बट निकोला टेस्ला वाज द वन हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज अ ट्रांसफरिंग मीडियम। ठीक है, यही वो साइंटिस्ट थे, और किसके लिए काम करते थे, एडिसन के लिए काम करते थे। ठीक है, ऐसे तो देखा जाए तो एडिसन वाज नॉट द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, हम्फ्री डेवी वाज द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। पेटेंट एडिसन के नाम पे चोरी की है। क्या करता है, कट जाता है, केस होता है, तो केस जीतना पड़ता है। ऐसा नहीं होता अगर आपने इंडिया में कोई चीज पेटेंट करा ली और वो यूएस में भी वैलिड है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई चीज इंडिया में पेटेंट कराई है तो इंडिया में ही वैलिड है, बाहर नहीं। उसके लिए इंटरनेशनल पेटेंट चाहिए होता है। तो सही कह, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई पढ़े नहीं, बाद में करेंगे। हमारे पास जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, पहली चीज उसके जो करंट और पोटेंशियल के ग्राफ दिखे, कैसे दिखे, साइनोसॉइडल दिखे। दूसरा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का दिखा, 0 का दिखा। तीसरा, जब उसका पावर डिसिपेशन देखा तो क्या मिला, जस्ट DC का आधा, जस्ट DC का आधा, जस्ट DC का आधा, जस्ट DC का। ठीक है, तो जो पावर डिसिपेशन है
पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या, एक्चुअल में पावर डिसिपेशन होता क्या है, कौन बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय पावर डिसिपेशन? वर्क करने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, किस रेट से यूटिलाइज, किस रेट से एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, उसको पावर डिसिपेशन कहा जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आपने कोई सोर्स लगाया है और वो सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा वो किस रेट से वो एनर्जी यूटिलाइज करके हमारा सर्किट चलेगा, उसको क्या कहेंगे हम? पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो ये बात अपन को समझनी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने अभी कुछ देर पहले करंट का ग्राफ बनाया था तो कुछ इस तरीके से बना था। करंट के ग्राफ में कहीं पे भी करंट कांस्टेंट दिख रहा है क्या? करंट के ग्राफ में कहीं पे भी करंट कांस्टेंट है? नहीं, कहीं पे भी करंट कांस्टेंट। इसका मतलब हर पॉइंट पे मुझे एनालिसिस कैसा करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस। कैसा करना पड़ेगा? जो कि मेरे लिए पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल है, कर तो मैं सकता हूँ, कर तो सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर पॉइंट की एनालिसिस फिर अलग अलग करनी पड़ेगी। करने में क्या है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करो, हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकाल लो। ठीक है, लेकिन हम वो नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। हम ऐसा मानना चाहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे घरों के अंदर जो बिजली आ रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट है कि नहीं है? लेकिन हम बोल रहे हैं वो 220 वोल्ट एसी है। आप किसी को बोलते हो जाके सर घर पे कितना पोटेंशियल आता है, मेरे घर पे 220 वोल्ट आता है, क्या 220 वोल्ट कांस्टेंट आता है क्या? तो वो 220 वोल्ट क्या है? पीक वैल्यू? वो मैक्सिमम वैल्यू? नहीं, वो एवरेज वैल्यू है। वो कैसी वैल्यू है? वो एक एवरेज वैल्यू है जो आपने बता दी कि भाई टोटल मेरे घर में तो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस आता था। अब आप सबको ये बोलोगे क्या कि पहले सेकंड में तो 100 आता था, तो दूसरे सेकंड में 110, तीसरे सेकंड में 130? ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको उसके लिए क्या बताना पड़ेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू क्या बतानी पड़ेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू बताने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर कुछ एवरेज एनालिसिस करते हो, जिसके एनालिसिस को हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस क्या होती थी? अंडर रूट, अंडर रूट, सही बोल रहा है, सही बोलते बोलते ये भूल गया। 3/2 kBT काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अंडर रूट 3 kT/m, ऐसा कुछ सुना है? √2, अरे वो डी ब्रोगली में होता था फॉर्मूला, √2 m/k। चेयर उठा, आ गया, इधर आ सामने, इधर आ, तू सामने चेयर लेकर आ सामने। कोई बात नहीं, कैमरा वैसे भी ऊपर दिखा रहा है। अरे तू चेयर लेके सामने आ। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अभी हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस को छोड़ दो एक बार। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हम अपने ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स को देखें तो हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है? अरे लाला कॉपी तो लेकर आता, ये तो अंडरस्टूड बात है ना, हाथ पे थोड़ी ना लिखेगा। कल्पना वॉज किल्ड, हाथ पे लिखना चाहता है। कल्पना वॉज किल्ड, टेक रिवेंज। मैं तो बोलूंगा ही, शांति से बैठ जाओ यहाँ पर। पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे वेरिएबल है, लेकिन उसकी एनालिसिस करने के लिए मुझे एक एवरेज क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे घर में जो 220 वोल्ट बोला जा रहा है वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए। डेरिवेशन इसका कल कर लेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आज देख लेते हैं। क्यों? और किसी क्लास में क्या लगता है?
10th क्लास में एक रेजिस्टेंस का टॉपिक देखा था, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने देखा था, अगर 3 रजिस्टर 2-2 ओम के सीरीज में लगा दूं, 2-2 ओम के 3 रजिस्टर सीरीज में लगा दूं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है? इक्विवेलेंट क्या आता है? 6 आता है। 2-2 ओम के 3 रजिस्टर सीरीज में लगा दिए तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 6। क्या एक्चुअल में 6 ओम लगा रखा है क्या मैंने? लगा तो 3 रखे हैं मैंने 2-2 ओम के, लेकिन फिर मैं उसको 6 क्यों बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि ये 3 का इफेक्ट किसके बराबर है? इस 6 के बराबर। समझ में आ रही है? अब मेरे सर्किट में एक्चुअली में क्या कोई कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट पोटेंशियल है क्या? नहीं, वेरिएबल पोटेंशियल और वेरिएबल करंट। लेकिन अगर मैं इसी सेम इफेक्ट का एक कांस्टेंट करंट मान लूं जो कि मेरे सर्किट में सेम इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो एनालिसिस में उसके हेल्प से भी तो कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे सर्किट में अगर 3 रजिस्टर 2-2 ओम के सीरीज में लगाए जाएं तो उसका आंसर 6 आता है। क्या एक्चुअल में 6 लगा हुआ है? नहीं, मैं अब एनालिसिस उस 6 को लेके करता हूं। समझ में आ रही बात? मेरे सर्किट में एक्चुअली में वेरिएबल पोटेंशियल आ रहा है, मैं क्या मान लूंगा कि मेरे सर्किट में क्या आ रहा है? कांस्टेंट पोटेंशियल। जो इफेक्ट क्या दे दे? सेम दे दे। जो इफेक्ट क्या दे दे? सेम दे दे। उसी को हम क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? तो वो पोटेंशियल या वो करंट जो सर्किट में कांस्टेंट अज्यूम किया जा सके, जिसके कारण पावर डिसिपेशन सेम रहे, जिसके कारण पावर डिसिपेशन क्या रहे? सेम, उसी वैल्यू ऑफ करंट और उसी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ कहा जाता है। समझ में आई बात? हमारे सर्किट में मान लो पावर डिसिपेशन एसी सर्किट में 100 वॉट का होता था। हमारे सर्किट में पावर डिसिपेशन मान लेते हैं कितने का होता था? 100 वॉट का। तो हम चाहते हैं कि वो अभी भी कितना का रहे? 100 वॉट का ही रहे। उसके लिए सर्किट में कितना कांस्टेंट करंट होना चाहिए वो निकाल लिया, तो वो क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर। वापस तो अब नहीं होगा, अब अगली क्लास में होगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको? दोबारा बता वंश, एक बार क्या कहा मैंने? तूने यस सबसे पहले बोला था, इससे तेरे से मैंने पूछा।